आ गए फेल साइंटिस्ट से पढ़ने। चलिए पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब ये नाम से ही जाना पहचाना है कि जो इक्वल है वो होता क्या है। इक्वल यानी कि कोई भी चीज़ें जिनका अमाउंट या मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अब जैसा कि मानते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अगर इन दोनों वेक्टर्स का जो लाइन है, ये लाइन यानी कि मैग्नीट्यूड ये सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे ये कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। तो पहली बात कि इनका क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात इनका सिमिलर यानी कि एक जैसा क्या होता है, डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है इसमें है क्या कि दो वेक्टर्स हैं यानी कि उनकी लाइन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात सिमिलर डायरेक्शन है। सिमिलर यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। और तीसरी बात है कि रिगार्डलेस ऑफ दियर इनिशियल पॉइंट। अब इसका माजरा क्या है सर जी, समझाते हैं और कुछ एग्जांपल करवाते हैं पहले। अब एग्जांपल पहला है कि दो वेक्टर्स हमने लिए ए और बी, ये तो ठीक हो गया। और दूसरे हैं कि कोई वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ है ए तक, तो ये वेक्टर हम मानेंगे ओ ए। और दूसरा वेक्टर है जो ओ से स्टार्ट हुआ बी को ख़त्म हुआ, इस वेक्टर को हम नाम देंगे ओ बी वेक्टर। ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी सेम है। तो हम कहेंगे कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। हमें पता कैसे चला, इस लाइन से, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। और दूसरा एग्जांपल करवाते हैं। दूसरा एग्जांपल है कोई वेक्टर है वर्टिकल यानी कि ए वेक्टर नाम दे से, और दूसरा वेक्टर है बी। अब ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग जगह पे हैं, यानी कि इनिशियल पॉइंट इनका क्या है, इस जगह से, और इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से, इस जगह से। तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, यानी कि किसी भी इक्वल वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जैसा कि इन दोनों का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से, ये फिर भी इक्वल वेक्टर हैं अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है तो। अब तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही मज़ेदार है। दो गाड़ियाँ लेते हैं, दो कारें, एक कार यानी कि गाड़ी और दूसरी गाड़ी। सर तो ड्राइवर भी है, अरे नहीं। अब देखें, इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका अमाउंट है 20 न्यूटन, और इस गाड़ी पे भी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 20 न्यूटन, और उनका डायरेक्शन एक जैसा है, यानी कि ये भी इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये भी इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड हो, सिमिलर डायरेक्शन हो। इधर तो दोनों बातें सही हैं, और इनिशियल पॉइंट हो सकता है अलग अलग हो। तो नोट करने वाली बात यह है कि इन इक्वल वेक्टर्स point of application can be different। अब देखें, ये फोर्स जो है इस गाड़ी पे लगेगा, इस जगह पे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये जो फोर्स है वो इस गाड़ी पे, इस जगह पे लगेगा। यानी कि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसा कि इस जगह पे दो गाड़ियाँ अलग अलग हैं। तो अब एंगल कितनी बनती है दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में, अगर ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। अगर कोई दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो वो पैरेलल माने जाएंगे। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगी वो बनेगी 0 डिग्री। यानी कि हम ऐसा लिखें, इन इक्वल वेक्टर एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अब जो इक्वल वेक्टर्स होंगे उनके बीच में जो एंगल बनेगी वो 0 डिग्री की बनेगी, क्योंकि ये पैरेलल हैं। अच्छा, पैरेलल हैं
तो क्या सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होते हैं? बिल्कुल हाँ। तो क्या सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल होते हैं? अरे नहीं। तो ये नोट करवाते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल है ना, ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, और ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। और दूसरी पॉइंट, ऑल पैरेलल वेक्टर्स may not be इक्वल। अब ये क्या बात है सर? अरे समझाते हैं। अब देखें, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है वो मानते हैं 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम है, तो हैं भी पैरेलल। तो क्या ये इक्वल वेक्टर हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। तो अगर दूसरी बात करें कि ए वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का अमाउंट है 15 सेंटीमीटर और बी वेक्टर का अमाउंट भी 15 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स भी इक्वल वेक्टर हैं? अरे नहीं, क्योंकि इस जगह पे मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ था और इस जगह पे उनका डायरेक्शन अलग है, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम भी है। और इक्वल वेक्टर्स सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अब इसे नोट करें तो एमसीक्यूज करवाएं। नोट कर लिया? तो अब करवाते हैं एमसीक्यूज इक्वल वेक्टर पे। अब सर एमसीक्यूज कौन सा है? बहुत ही मजेदार, छोटू सा, पिप्पू सा। तो एमसीक्यूज है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ A is equal to B and given है A वेक्टर का वैल्यू है I प्लस 5j माइनस 8k और B वेक्टर दिया गया है xi माइनस yj माइनस 8k। तो ऑप्शंस हैं -1 5, B ऑप्शन है 1 5, C ऑप्शन है 1 -5 और डी ऑप्शन है -1 -5। तो हमसे पूछ रहे हैं कि x और y का वैल्यू क्या होगा, यानी इस x और इस y का वैल्यू क्या होगा, जबकि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो नीचे से ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस हैं कि -1 यानी कि x -1 होगा और y 5, और b में x जो है 1 और प्लस का 5, c में 1 -5 या d में -1 -5। तो में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो सोल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन कौन सा है? वो है -1 और 5, जबकि हमें दिया गया है a इज इक्वल टू बी। ए का वैल्यू कितना है? i प्लस 5j माइनस 8k और b कितना है? xi माइनस yj माइनस 8k। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो इस जगह पे x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? -1 और i, और माइनस y की जगह 5, उसके साथ j माइनस 8k। तो सोल्व करते हैं तो बनता है -i माइनस 5j माइनस 8k। क्या ये इक्वल हुए? i प्लस 5j माइनस i, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन क्या है? 1 और 5। तो बी का वैल्यू रखते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू xi माइनस yj माइनस 8k। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू x कितना है? 1 i माइनस y कितना है? 5 j माइनस 8k। तो यहाँ पे माइनस आ गया और इस जगह पे प्लस है। तो सी ऑप्शन सोल्व करें। सी ऑप्शन क्या है? 1 माइनस 5। तो बी वेक्टर है xi माइनस yj माइनस 8k। तो x कितना है? 1 और i और y कितना है? -5 माइनस 5 j माइनस 8k। तो अब इसको सोल्व करें मज़ीद, तो ये बनेगा बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस माइनस प्लस 5j माइनस 8k, यानी कि बी वेक्टर बना i प्लस 5j माइनस 8k, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है? 1 माइनस 5।
दूसरा एमसीक्यूज करवाते हैं कि टू वेक्टर्स यानी कि ए वेक्टर है एक्स आई प्लस 10j एंड बी वेक्टर इज 4i माइनस 50yj आर इक्वल what will be the value of x and y। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि a और b वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो x और y का वैल्यू क्या होगा जिनसे ये दोनों इक्वल बने हैं। तो ऑप्शन दिए जाते हैं, a में है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 10, b में है x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5, c में है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1/5 और d में है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 40। तो हमसे पूछ रहा है कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो आप बताएं कि x और y का वैल्यू क्या है जो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो अब ध्यान दें कि x i इस जगह पे क्या है 4, यानी कि x का वैल्यू होना चाहिए +4 और दूसरी जगह पे है 10j और यहाँ पे है -50yj, यानी कि पहले तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए हमें नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये रखें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि +4 तो आना ही आना है इस जगह पे। तो +4 अगर हम देखें y की जगह पे -1/5 लिखते हैं तो बिल्कुल 10 आता है। कैसे 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 सोल्व करें? तो a वेक्टर है एक्स आई प्लस 10j, तो हम यहाँ पे रखें x इज इक्वल टू कितना 4, तो ये हो गया 4i प्लस 10j, यानी कि b वेक्टर भी इसी तरह होना चाहिए। तो b वेक्टर ऐसा कब बनेगा? जब 4i माइनस 50yj, तो y का वैल्यू कितना हो? y का वैल्यू कितना हो? 4i माइनस 50, तो y का वैल्यू लिखते हैं -1/5, यानी कि -1/5 -1/5j। तो ये कैंसिल हो गए और माइनस कितना होगा? प्लस, तो 4i प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10j, यानी कि इसका जो जवाब होगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1/5, तब ये इक्वल वेक्टर्स बनेंगे। इन्हें नोट करें तो नेगेटिव वेक्टर पढ़ें। दूसरा वेक्टर है नेगेटिव। अरे नेगेटिव वेक्टर, अब नेगेटिव वेक्टर ये क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, उसका डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। अब ये कैसे हो सकता है? एग्जांपल लें कि कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड मानते हैं कि 20 सेंटीमीटर का है, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनेगा? उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो ये वेक्टर जो है ए का क्या बना? -a, यानी कि हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ पे जो माइनस है ये शो क्या कर रही है? तो माइनस साइन शोज डायरेक्शन, यानी कि माइनस साइन बताएगी हमें डायरेक्शन के बारे में, यानी कि इस जगह पे उसका डायरेक्शन क्या हुआ है? चेंज हुआ है। यहाँ पे वेक्टर पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो एग्जांपल लेते हैं कि कोई वेक्टर है जो ओ से स्टार्ट होकर ए को ख़त्म हो गया, यानी कि ओ ए वेक्टर, और दूसरा उसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनेगा कि ए से ओ तक, यानी कि ए ओ वेक्टर इज़ द नेगेटिव ऑफ ओ ए वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या हुआ? अपोजिट हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए ओ वेक्टर के। इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है पर इनका जो माइनस है ना, ये हमें बताएगी कि उनका डायरेक्शन अलग है, यानी कि मुखालिफ है। तो अब हम नेगेटिव वेक्टर हासिल कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने बात की। अब ये आते कैसे हैं, किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं? इट इज obtained
by multiplying a vector with number is equal to -1। यानी कि कोई भी वेक्टर हो, अगर उस वेक्टर को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नेगेटिव वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से, यानी कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर, तो इसको अगर हम ए मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा -a वेक्टर, यानी कि इसका रिवर्स हो गया। यानी कि नेगेटिव वेक्टर को हासिल करने का ये तरीका है कि उसको नंबर -1 से मल्टीप्लाई करें। ये 1 जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहने देगा, और माइनस जो है ये सिर्फ उसका डायरेक्शन रिवर्स करेगा। तो अब एंगल कितनी बनती है, यानी कि हम लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है नेगेटिव वेक्टर्स में। कैसे? ये वेक्टर हो गया, उसका बिल्कुल अपोजिट का है, पूरा 180 डिग्री पे, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के हिसाब से 180 डिग्री पे हैं। ये दोनों वेक्टर्स भी, यानी कि अगर इसको हम पॉजिटिव लें तो पूरा 180 डिग्री का एंगल जो होगा वो इनको बनाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो कॉन्सेप्चुअल बात बताते हैं कि इन नेगेटिव वेक्टर याद रखें, नेगेटिव वेक्टर कोई भी वेक्टर लें, जैसा कि ओ ए वेक्टर, और उसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनेगा? ए ओ, यानी कि ए ओ वेक्टर इस वेक्टर का नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव वेक्टर की बात होती है ना, तो पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो नेगेटिव वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा, और जो इसका इनिशियल पॉइंट है पहले वेक्टर का वो नेगेटिव वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट होगा। यानी कि हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ ए वेक्टर इज बिकम्स terminal point of minus AO vector and terminal point of OA vector becomes initial point of minus AO वेक्टर। अब देखें, ये है टर्मिनल पॉइंट इसका और ये इनिशियल पॉइंट, यानी कि टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और इसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हो गया, यानी कि नेगेटिव वेक्टर में ये कंडीशंस होती हैं। अब इन्हें नोट करें तो एग्जांपल करवाएं। नोट कर लिया तो अब इसके एग्जांपल करवाते हैं कि कैसे सर जी, कैसे एग्जाम्पल है, इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, देन इट्स नेगेटिव वेक्टर विल बी, यानी कि कोई वेक्टर है, यानी कि ए बी वेक्टर है, उसका वैल्यू क्या है? ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर है, उसका वैल्यू है ओ डी माइनस ओ ए वेक्टर। इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बन सकता है? तो हम इसको क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्व करते हैं, तो ए बी वेक्टर सीधी सी बात है, इसका नेगेटिव आएगा माइनस बी ए वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, अब मैग्नीट्यूड में एक जैसे, यानी कि ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो अगर इस माइनस को सोल्व करें तो ये बनेगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो मजीद सोल्व करें कि ए बी का वैल्यू कितना है? ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। तो ये हो गया इसका नेगेटिव वेक्टर। अब देखें, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी कि साइन चेंज हुई तो नेगेटिव वेक्टर आएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो साइन चेंज हो रही है तो मानेंगे यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर आया है।
दूसरा एग्जांपल है डिटरमाइन द पेयर्स ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यानी कि कुछ इस तरह से, यानी कि पैरेललोग्राम है, उसके पॉइंट है P, Q, R एंड S। हमसे पूछ रहे हैं कि इनका नेगेटिव वेक्टर बनाएं। जो P और Q है इसका नेगेटिव वेक्टर, और Q और R का भी नेगेटिव वेक्टर। तो PQ वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? P से और ख़त्म Q तक। तो ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर है PQ, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? रिवर्स में। यानी कि रिवर्स कौन सा है? RS। यानी कि इसका फाइनल पॉइंट उसके नेगेटिव वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा। तो कुछ इस तरह से PQ इज इक्वल टू माइनस RS, और QR का नेगेटिव वेक्टर बनेगा QR, उसका नेगेटिव बनेगा SP। तो अब देखें ना, हो क्या रहा है कि PQ इसका फाइनल पॉइंट है और इसके नेगेटिव वेक्टर का इनिशियल। यहाँ पे Q से स्टार्ट हुआ, R को ख़त्म हुआ। अगर ये R को ख़त्म हो रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर R से ही स्टार्ट होगा, यानी कि वो क्या है? S। यानी कि S का कुछ इस तरह से बन रहा है। ये वेक्टर है, उसका नेगेटिव वेक्टर, ये वेक्टर, उसका नेगेटिव वेक्टर। तो अब MCQs करवाएं। MCQs, इफ velocity is equal to x minus y, then the negative vector of v will be, यानी कि वैल्यू दिया गया है v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो उसका नेगेटिव वेक्टर यानी कि वेलोसिटी का क्या बनेगा? ऑप्शंस हैं माइनस एक्स माइनस वाई, ऑप्शन बी में है माइनस एक्स प्लस वाई, सी में है माइनस एक्स माइनस वाई, और डी में है एक्स प्लस वाई। तो कोई वेलोसिटी है वो एक्स और वाई में है, यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई उसका नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या बनेगा? तो इसको सोल्व करें, ऑप्शन भी हैं। तो v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी, कुछ इस तरह से आएगा, बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से आएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी, वी कितना है? x माइनस वाई। इसको सोल्व करें तो ये बनेगा v इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि इसका जो नेगेटिव आएगा वो आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इन्हें नोट करें तो नल वेक्टर पढ़ें। तीसरा वेक्टर नल या ज़ीरो वेक्टर। अब इसकी क्या कहानी है? देखिए, नल या ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हो ही ना, यानी कि ज़ीरो, और उसका डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है। सही, उसका डायरेक्शन होता है पर पता नहीं होता कि किस तरफ है वो। इट इज़ अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी, सर ये क्या है? आर्बिट्ररी या नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड नल या ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़ीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं, उसकी लाइन भी नहीं होगी। अगर उसकी लाइन नहीं होगी तो वो दिखता कैसे होगा, वो भी बताएंगे। तो पहले समझे, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और आर्बिट्ररी या नो स्पेसिफाइड। अब इसका मतलब क्या है? आर्बिट्ररी या नो स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि जिस चीज़ का डायरेक्शन जो हो वो हमें पता ना हो, यानी कि प्रॉपर ना हो, कि वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्ररी, यानी कहीं भी हो सकता है उसका डायरेक्शन। तो जैसा कि सम ऑफ एनी वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी वेक्टर हो और उसका नेगेटिव वेक्टर ले लें और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर ही आएगा। अब कैसे? कुछ इस तरह से, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 सेंटीमीटर
तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव बनेगा माइनस ए वेक्टर, यानी कि -20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वेक्टर्स को, यानी कि ए वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका सम बनेगा ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो सम बनेगा ए वेक्टर कितना है 20 और प्लस माइनस ए वेक्टर कितना है 20। तो रिजल्ट क्या आया, कैंसिल। तो सम इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी वेक्टर हो उसका नेगेटिव वेक्टर अगर वो दोनों वेक्टर्स ऐड करेंगे उनका सम निकालेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। दूसरा एग्जांपल कि कोई वेक्टर है जो है ओ ए और उसका नेगेटिव क्या बनेगा ए ओ वेक्टर, यानी कि माइनस ए ओ वेक्टर, ये नेगेटिव किसका है ओ ए वेक्टर का। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। कैसे, कुछ इस तरह से कि सम इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ए ओ वेक्टर। तो रिजल्ट क्या आया, कैंसिल हो गए, मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है ना, साइन अपोजिट है, तो इनका रिजल्ट क्या आया 0, यानी यहाँ पे भी 0 वेक्टर्स आ रहा है। तो क्या 0 वेक्टर्स को हम 0 से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, यानी कि इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ बहुत ही खास, इट इज़ डिनोटेड बाय 0, यानी कि नल वेक्टर या 0 वेक्टर को हम 0 के ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। पर सबसे पहले अगर इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं है और डायरेक्शन भी नहीं है तो ये वेक्टर्स है भी या नहीं। नल वेक्टर जो है वो वेक्टर्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर ही नहीं रहा, यानी कि इसका ना ही मैग्नीट्यूड है और ना ही प्रॉपर डायरेक्शन है। पर सबसे अहम सवाल कि 0 वेक्टर जबकि है ही 0 तो उसका तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए, पर यह बहुत ही खास वेक्टर है। सर जी किस तरह से, अरे समझाते हैं एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। तो एग्जाम्पल है कि इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं कि कोई कार है वो रुकी हुई है और उस पर 2 बच्चे हैं जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि एक बच्चा इस जगह पे, यानी कि एक बच्चा इसके मुखालिफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि ऐसे और कुछ ऐसे, यानी इस तरह से जो फोर्स आ रही है उसका वैल्यू है 100 न्यूटन और इस तरह से जो फोर्स आ रही है उसका वैल्यू भी 100 न्यूटन है। तो ये दोनों फोर्सेस लग तो इस गाड़ी पे रही हैं पर अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये अलग डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका सम क्या बनेगा, इनका सम बनेगा F1 माइनस F2। क्यों माइनस F2, क्योंकि उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन के मुखालिफ है। तो मजीद सोल्व करें तो सम इज इक्वल टू F1 कितना है 100 और माइनस F2 कितना है 100, तो रिजल्ट क्या आया, सम इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे 0 वेक्टर अप्लाई हुआ। जी सर बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल, टेबल पे कोई किताब पढ़ा हुआ है, एक टेबल है उस पर कोई किताब पढ़ा हुआ है, यानी कि बुक ऑन टेबल। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो ज़मीन इसको खींच रही यानी कि इसके वजन को, और दूसरा ये टेबल जो है इसको ऊपर फोर्स लगा रहा है यानी कि रिएक्शन। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी कि सम इज इक्वल टू W माइनस R, जबकि W इज इक्वल टू R, तो सम क्या बनेगा, सम इज इक्वल टू W R माइनस R, तो सम ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 वेक्टर इस्तेमाल हुआ सर जी बिल्कुल। तीसरा एग्जांपल, कोई रस्सी है उसको 2 बंदे खींच रहे हैं, यानी कि एक बंदा और ये एक बंदा, ये दोनों बंदे इनको एक इस जगह से खींच रहा है। अब ये दोनों बंदे इस रस्सी को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम है। जैसा कि ये इसको खींच रहा है 50 न्यूटन से और ये बंदा भी इसे 50 न्यूटन से खींच रहा है, पर इन दोनों का डायरेक्शन मुखालिफ है, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि माइनस पे, तो इनका सम क्या बनेगा, इनका सम भी 0 ही बनेगा। यानी कि ये तो कंडीशन हो गई रेस्ट की, यानी रेस्ट में 0 वेक्टर एप्लीकेबल है। तो क्या नल वेक्टर्स मोशन में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई चीज़ हरकत करे तो वहाँ पे भी, जी बिल्कुल, वहाँ पे भी इसके असर होते हैं, तो इन्हें नोट करें तो वो पढ़ाएं। एग्जाम्पल चौथा है कि अब कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई गाड़ी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से
चल रही है, जैसा कि कार बनाते हैं। सर ये कौन सा मॉडल है? अरे छोड़े से, तो कोई गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म। तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो ज़मीन इसको खींचेगी यानी कि वेट, दूसरा टायर और रोड वो उसको ऊपर धकेलेगा तो वो होगा रिएक्शन, तीसरा फोर्स होगा जो गाड़ी को आगे बढ़ाएगा यानी कि इंजन का, और चौथा फोर्स होगा जो टायर्स और रोड के बीच में आएगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा यानी कि फ्रिक्शन। अब जब कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है तो उस पर जितने भी फोर्स लगते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। तो इनका सम क्या बनेगा? सम बनेगा W माइनस आर, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और प्लस में F माइनस एफ। तो इन सब का रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि जितना ज़मीन इसको खींचेगी उतना ये सरफेस इसको ऊपर फोर्स लगाएगी, तो ये दोनों बराबर हो गए। तीसरे पे आते हैं, जितना गाड़ी आगे जाएगी उतना ही फ्रिक्शन से फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो ये सब के सब इक्वल होते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ? ज़ीरो। यहाँ पे नल वेक्टर यूज़ हो रहा है। तो अब नोट करते हैं कुछ चीज़ें नल वेक्टर के बारे में। नोट करते हैं, पहली नोट, नल वेक्टर shows equilibrium और बैलेंस। अब नल वेक्टर हमें बताएगा कि चीज़ें जो है वो बैलेंस कैसे होती है। यहाँ पे भी बैलेंस है, ये गाड़ी बैलेंस है। यहाँ हमने तीनों जो एग्जांपल किए वो रेस्ट वाले थे, और रेस्ट में चीज़ें क्या होती है? वो भी बैलेंस होती है। दूसरी पॉइंट को समझने से पहले हमें नल वेक्टर को फील करना पड़ेगा कि वो होता क्या है। अब देखें, कोई वेक्टर है, मानते हैं कि ए वेक्टर है, उसका ही नेगेटिव वेक्टर है यानी कि माइनस ए वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? यानी कि ए वेक्टर है, उसके हेड से इस वेक्टर का टेल जोड़ा जाए तो रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ है? रिजल्टेंट बिल्कुल इस जगह पे इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अगर रिजल्टेंट इस जगह पे होगा तो वो दिखता कैसे होगा? यानी कि नल वेक्टर का रिजल्टेंट दिखता कैसे है? तो याद रखें, जो नल वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो होगा पॉइंट, जिसका मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगा पर स्पेसिफाइड नहीं होगा। जैसा कि कोई वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव बनेगा बी वेक्टर इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम जोड़ेंगे यानी कि बी वेक्टर और दूसरा उसका बी वेक्टर, तो यहाँ पे उनका रिजल्टेंट बनेगा, और रिजल्टेंट होगा पॉइंट यानी कि डॉट होगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा सारे का सारा, ऐसा बचेगा कुछ। यानी कि ये जो रिजल्ट बन रहा है इसे हम कहते हैं नल वेक्टर। मजा आया? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थी। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे नल वेक्टर। तो हम लिखेंगे दूसरी पॉइंट में कि नल वेक्टर is a point with no magnitude and no direction, specified direction। अब यहाँ पे हमने नो डायरेक्शन नहीं लिखा बल्कि हमने लिखा नो स्पेसिफाइड, यानी इस पॉइंट का डायरेक्शन हो सकता है पर वो हमें पता नहीं कि कहाँ हो सकता है। कहीं भी हो सकता है पर है से इसका डायरेक्शन होता है पर मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो तीसरी पॉइंट कि नल वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में नल वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वो रिप्रेजेंट होगा 0, यानी कि नल वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये 3 डायमेंशन में यानी कि एक्स वाई जेड में, कुछ इस तरह से एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे है नल वेक्टर यानी कि ओरिजिन, इनकी ओरिजिन ही नल वेक्टर होता है। और चौथे पे है कि नल वेक्टर इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में नल वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? यानी कि मानते हैं कि एक्स और वाई लेते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे जो ओरिजिन है ये होगा 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 0j। और आखिरी पॉइंट
कि नल वेक्टर इज ए यूनिक वेक्टर, दूसरे वेक्टर यूनिक नहीं है। ये वेक्टर यूनिक है, क्यों यूनिक है? क्योंकि इसका डायरेक्शन है पर मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अब इन्हें नोट करें तो केसेस ऑफ नल वेक्टर पढ़ाएं। केसेस ऑफ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब नल वेक्टर की केसेस, पहली केस है कि कोई भी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर यानी कि नल वेक्टर से ऐड होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा। यानी कि कोई वेक्टर है, कोई भी, अगर वो जीरो वेक्टर से ऐड होगा तो क्या रिजल्ट बनेगा। जैसा कि मान रहे हैं कि ए वेक्टर है 2i + 3j, अगर इस वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड करें तो क्या जीरो बनेगा या वही बनेगा जो वेक्टर का वैल्यू है। तो इसका वैल्यू बनेगा 2i + 3j, ये जीरो इसमें ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए वेक्टर। पहली कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर उसे अगर नल वेक्टर ऐड करेंगे तो वही वेक्टर बचेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जीरो वेक्टर से कोई भी वेक्टर ऐड किया जाए तो वही वेक्टर बचेगा, जीरो वेक्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि ऐसे। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर ले लें, अगर उससे नल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट वही वेक्टर आएगा जो कि नल वेक्टर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। या इसकी दूसरी कंडीशन है कि जीरो वेक्टर से कोई भी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही वेक्टर आएगा जो जीरो वेक्टर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तीसरी कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो अब रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यानी कि नल वेक्टर ही आएगा। तो इनके केसेस हैं। अब एमसीक्यूज करवाएं, एमसीक्यूज करवाएं। व्हाट इज द सम ऑफ वेक्टर i + j + k एंड अ जीरो वेक्टर। ऑप्शंस हैं -i -j + 0k। ऑप्शन बी में है -0i -0j -0k। सी में है i + j + k और डी में है 0i + 0j + 0k। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि कोई वेक्टर है जैसा कि i + j + k, ये कोई भी वेक्टर है, अगर उसको जीरो वेक्टर से ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी इन दोनों का सम क्या होगा। तो आप देखिए कंडीशन क्या है, कोई भी वेक्टर है उसको जीरो वेक्टर से ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वही वेक्टर आएगा जो जीरो वेक्टर से ऐड हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा i + j + k, यानी कि सी। कुछ इस तरह सोल्व करते हैं। हम माने कि ए वेक्टर है, उसका वैल्यू क्या है, i + j + k। अगर इस वेक्टर से जीरो वेक्टर को ऐड किया जाए यानी कि i + j + k से, यानी कि जीरो को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या जीरो आएगा, बिल्कुल नहीं, वही वेक्टर आएगा जो जीरो वेक्टर से ऐड हुआ, यानी कि i + j + k। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, i + j + k। तो अपने नोट करें तो फ्री वेक्टर पढ़ें। चौथा वेक्टर है फ्री वेक्टर, यानी कि इसे कोई भी बांध नहीं सकता, ये फ्री आज़ाद होता है, अपनी मौज में होता है, अपनी लहरों में चलता है। तो पहले डिफाइन करते हैं कि अ वेक्टर which can be displaced parallel to itself and applied at any point। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई वेक्टर है जिसको आप डिस्प्लेस्ड यानी मूव कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि पैरेलल होगा वही, यानी वही वेक्टर है और उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं पर पैरेलल कंडीशन में। और अगर आप इसको डिस्प्लेस कर गए तो आप किसी भी जगह पे इसको लगा सकते हैं। अब कुछ इस तरह से कि कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ए वेक्टर है, ये पॉइंट है ए। अब इस वेक्टर को हम पैरेलल यानी कि पैरेलल शिफ्ट करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, उसका डायरेक्शन भी चेंज ना हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। तो यहाँ पे पॉइंट है बी, तो आप इस वेक्टर को बी पॉइंट पे लगा सकते हैं या कह लें और इसको शिफ्ट करें तो उसको सी पॉइंट पे भी लगाया जा सकता है, पर शर्त ये है कि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। अब हम बात करें यानी कि एक्स वाई जेड की, कोई वेक्टर है जिसकी एंगल है 30 डिग्री और मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। अगर ये वेक्टर है इसको हम पैरेलल
मूव करवा सकते हैं। आप इसे इस जगह पे भी रख सकते हैं या इस जगह पे भी, पर शर्त ये है कि इसका डायरेक्शन सेम हो। जैसा कि हम इस वेक्टर को 30 डिग्री पे भी इस जगह पे भी ले जा सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। पर इसका अगर डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो वो इस जगह पे भी लग सकता है, इस जगह पे भी लग सकता है, यानी कि 30 डिग्री हो, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। तो आप इस वेक्टर को किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, यानी कि हमने इसकी ओरिजिन इस जगह से लिए या इस जगह से भी ले सकते हैं या किसी जगह से भी, यानी इसकी ओरिजिन जो होती है वो भी फ्री होती है, यानी फ्री वेक्टर की ओरिजिन भी फ्री ही होती है। तो दूसरी डेफिनेशन लिखवाते हैं, अ वेक्टर whose point of application is not fixed but magnitude and direction is fixed is called फ्री वेक्टर। अब ये दूसरी डेफिनेशन है फ्री वेक्टर की, पहली थी और ये दूसरी है। यहाँ पे बात हो रही है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है जिस जगह पे फोर्स या वेक्टर लग रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये वेक्टर लग रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। या ये पॉइंट ले ले बी, तो यहाँ पे ये लग रहा है, तो हम कहेंगे बी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो भी 4 सेंटीमीटर एंड 30 डिग्री। तो नोट करवाते हैं पहली चीज़ ये है कि इट मेंटेन्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, भले कहीं भी आप इसे रखें। इस जगह पे भी आप देखें ना, इस जगह पे भी हमने रखा, इसका डायरेक्शन सेम है यानी कि 30 डिग्री और 4 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस जगह पे भी यही हो रहा है, आप इसे कहीं भी रखें, इस जगह पे भी रख सकते हैं, इस जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। दूसरी पॉइंट, इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि ये कहीं भी लग सकता है, इस जगह पे भी, उस जगह भी, उस जगह भी, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं है। और तीसरा, फ्री वेक्टर्स आर अनबाउंड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये क्या माजरा है सर जी? अब नॉन लोकलाइज्ड या अनबाउंड वेक्टर्स वो होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफाइड ना हो, वो कहीं भी लग सकते हैं। अब इन्हें नोट करें तो समझाते हैं कि फ्री वेक्टर काम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर्स के एग्जाम्पल जो है, पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी। अब ये दोनों जो क्वांटिटी हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं फ्री वेक्टर के। हमने बात की थी ना डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, वो ये चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें इसके एग्जाम्पल है। पर कैसे? कुछ ऐसा समझते हैं कि कोई गाड़ी है, कार है, अगर वो चल रही है, वेलोसिटी है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। अगर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपको पता होगा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो भी 0 लगेगा। तो कोई गाड़ी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है आगे। तो अब बात करते हैं कि फ्री वेक्टर्स का इस जगह पे काम क्या है। अगर कोई गाड़ी है तो वो आगे जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि जो भी बॉडी है, उन सब की वेलोसिटी क्या होगी, आगे की तरफ। इन सब की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी और वो एक जैसी होगी, यानी कि इस जगह से वेलोसिटी का अमाउंट सेम होगा, इस जगह से सेम, इस जगह से सेम, इस जगह से सेम। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मार्कर है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जाए तो उसका ये पार्ट या ये पार्ट
ये सारे के सारे एक ही रफ्तार से आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पार्ट की ज़्यादा रफ्तार हो इसकी कम हो। ये अगर एक ही रफ्तार से जा रही है तो इसके जितने पार्ट्स हैं उनकी रफ्तार भी क्या होगी, एक जैसी ही होगी। तो इसका अगर हर एक वेक्टर एक जैसा है तो इस वेलोसिटी को हम पैरेलल भी कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर की तरफ या ऊपर की तरफ इस जगह पे लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी शिफ्ट हो रही है यानी पैरेलल शिफ्ट हो रही है, पर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इस जगह पे भी फ्री वेक्टर्स काम करेगा। तो अब एमसीक्यूज करवाएं। एमसीक्यूज, फ्री वेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन से मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन बी में है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऑप्शन सी में देते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली। और डी में देते हैं बोथ बी एंड सी। हमसे पूछ रहे हैं कि फ्री वेक्टर की जो खासियत होती है वो कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो फ्री वेक्टर है। तो ऑप्शन से मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने पढ़ा, उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, पर क्या उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड होता है? जी बिल्कुल नहीं। बी में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये बातें तो ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। और तीसरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हाँ नहीं, ये नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। और सी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, हाँ सही है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कोई काम ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। ये वो वेक्टर है जिसको आप एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम लिखेंगे सी। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।